बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ये आ चुका है कि कब कब वोट डाले जाएंगे, कब नतीजे आएंगे। लेकिन इसीलिए अब ये बात सबके नजर में है, सबके दिमाग में चल रही है कि इतने दिनों से बिहार में वोटिंग की, चुनाव की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी, पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नए मुद्दों की याद दिला रहे हैं, जो नीतीश सरकार रही है उसकी याद दिला रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेन बात अब यही है सबके नजर में कि कौन सा मुद्दा बिहार में काम करने जा रहा है। क्या जो राहुल गांधी ने दिखाया वो, तेजस्वी ने दिखाया वो, नीतीश सरकार का जो कार्यकाल रहा उसके लिए जो मुद्दे बने, बेरोजगारी, जो अभी घुसपैठिया को मुद्दा बनाया वो, और पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी, इन इस प्रकार के मुद्दे बनेंगे, या कि अगर लालू प्रसाद या इंडिया गठबंधन आ गया तो जंगल राज आएगा। तो इसी बात पर, विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। इस शो में आशुतोष जी अपनी पैनी नजर से बताएंगे कि कौन सा मुद्दा उन्हें बिहार में दिखाई दे रहा है, आंकड़े भी बताएंगे। आशुतोष सर। जी बिल्कुल अंकुर अंकुर मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया है। वहां पर अब धुंधुबी बच गई है। अब पूरी तरीके से बिहार के अंदर सब कुछ जो कुछ होगा वो चुनाव के मद्देनजर ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सिर्फ एक ही राग अलाप रही है, एक राग, दूसरा कोई राग उनके पास नहीं है। वो राग क्या है? लालू यादव अगर आ गए तो बिहार के अंदर जंगल राज होगा। आरजेडी का अगर शासन होगा तो यहाँ जंगल राज होगा। ये जो जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहने की बात है, भाई सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों में आपने जो काम किया है उनकी उपलब्धियों के आधार पर आप जनता के बीच में वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या कारण है कि आज लगातार एक के बाद एक, पिछले हफ्ते आपने देखा कि रेवड़ियां बांटी जा रही, महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने की बात की जा रही है, क्यों? नए तरीके की छात्रवृत्ति की बात की जा रही है, क्यों? आपको ये सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बड़ा सवाल है। और इसका इसका कारण मैं आज अपने दर्शकों के सामने बता रहा हूं अंकुर, और दर्शकों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 20 साल किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए काफी होते हैं अपने राज्य, अपने देश की पूरी काया पलटने के लिए। लेकिन 20 सालों के अंतर अंतर के अंदर जब हम बिहार के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें यह जानकर बड़ा अफसोस होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है कि बिहार आज भी हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। फिर दोहरा देता हूं मैं, बिहार आज भी हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, सारे मानदंडों के ऊपर, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। और वहां पे एक ऐसे शख्स मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो आज जिस आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे हैं, उन्हीं के साथ 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद फिर बीजेपी के पास गए थे, फिर वापस आरजेडी के पास आए। तो जब वो आरजेडी के पास आते तब जंगल राज की बात नहीं करते हैं, और जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नीतीश कुमार का डीएनए चेक करते हैं। यह है इस देश की राजनीति, अवसरवादी राजनीति। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल क्यों ये लोग जंगल राज की बात करते हैं और बिहार के लोगों को डरा के उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं, क्यों ये रेवड़ियां बांटी जा रही है। और इसका उदाहरण मैं आपको सिर्फ 3 या 4 आंकड़े देकर बताऊंगा। पहली बात यह है कि बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य। $832 के हिसाब से है। उसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है उसका नाम उत्तर प्रदेश, जो $1,400 पर कैपिटा इनकम वहां पे है। मतलब सब उत्तर जो 2 सबसे पिछड़े राज्य है उसमें भी बिहार उत्तर प्रदेश से तकरीबन $600 के हिसाब से नीचे है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि जब हम तेलंगाना की बात करते हैं, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो वहां पर कैपिटा इनकम $4,000 से ज्यादा है। तेलंगाना में तो ये आंकड़ा $4,500 के आसपास है। अब आप तुलना कर लिए तेलंगाना में हर आदमी की इनकम और बिहार के अंदर हर आदमी की इनकम। अब इसी संदर्भ में आपको जो आंकड़े देने वाला हूं, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े 2022 में जब जनता दल यूनाइटेड के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां कास्ट सर्वे कराया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाप बताया था, उसके आंकड़े। यानी ये खुद उनकी सरकार मान के चल रही है। बिहार के अंदर स्थिति है कि 34.13% हाउस होल्ड जो स्टेट के हैं वो
6,000 रुपए प्रति माह से कम अर्जित करते हैं। 6,000। जब महंगाई इतनी जबरदस्त है, बेरोजगारी का आलम इतना है कि एक परिवार में 4 या 5 लोग रहते हैं, वो 6,000 रुपए प्रति माह में अपना जीवन यापन करते हैं। ये बिहार की कहानी है। इसीलिए जो है ये अपनी उपलब्धियों के ऊपर वोट नहीं मांगते। बिहार में 4% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 4% लोग, जिनकी आय प्रति माह, 4% हाउसहोल्ड, 4% परिवार, जिनकी प्रति माह इनकम 50,000 से ज्यादा है। सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी इनकम प्रति माह 50,000 से ज्यादा है। कभी आप निकाल के तुलना करिए, जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को, दिल्ली में कितने 50,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं परिवार, बॉम्बे में क्या हालत है, लखनऊ का क्या हालत, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी कि दरअसल बिहार कितना पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके बाद, और उसमें भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वहां 50,000 से ज्यादा परिवार कमाने वाले सिर्फ 1.72% है। बिहार के अंदर जो सबसे भयावह स्थिति है कि बिहार में पढ़ाई का जो आलम यह है कि सिर्फ 6.47% लोग ही ग्रेजुएट हैं। 6.47% लोग ही हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसके अलावा आपको एक और आंकड़े मैं दे देता हूं, और ये भी आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बिहार में 95.49%, यानी लगभग 96% लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं है। आज के जमाने में अगर आप दिल्ली आए, बॉम्बे आए, बड़े शहरों में जाए, तो हर दूसरे आदमी के पास आपको गाड़ी दिखाई पड़ जाती है। और हर आदमी के पास, किसी के पास स्कूटर मिल जाएगा, किसी के पास छोटी गाड़ी मिलेगी, किसी के पास बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, आपको कोई एसयूवी पे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार में हालत इतनी दयनीय है कि सिर्फ 95% से ज्यादा, यानी 95.49% के आसपास लोगों के पास दुपहिया वाहन भी नहीं है। दुपहिया वाहन भी नहीं है। मैं ये जानकर, यानी 4% लोगों के पास ही, या 4.5% लोगों के पास ही वहां व्हीकल गाड़ियां हैं। जिसमें जो आंकड़े और तस्वीर साफ करते, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि दरअसल बिहार के अंदर सिर्फ 3.80% लोगों के पास ही टू व्हीलर दुपहिया वाहन, 3.8% जिनके पास दुपहिया वाहन है। इसके अलावा 0.13% लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है बिहार में। 1% लोग भी नहीं जिनके पास ट्रैक्टर, जबकि बिहार ज्यादातर कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है। और सिर्फ 0.11% लोग हैं जिनके पास तिपहिया वाहन है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब आप इन सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो बिहार के लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। बिहार के लोगों को ये कहा जाता है कि दरअसल अगर आपने इस बार नीतीश जी को वोट नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? यहां जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपने जंगल राज रोक लिया क्या वहां पे? क्या वहां पे हत्या बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हैं क्या? क्या वहां पे एकदम स्वर्ग आ गया है? अभी पिछले दिनों आपने देखा था कैसे एक बिल्डर को उसके घर के ठीक नीचे लोगों ने गोली मार दी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये डराने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं और असली मुद्दों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जाता। अब आपको एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा मैं दिखाता। बिहार में लोग क्यों पलायन करते हैं? क्योंकि वहां उद्योग धंधे नहीं है, वहां फैक्ट्रियां नहीं है। तो 2011 में बिहार में 3,231 फैक्ट्रियां थी। 3,231 फैक्ट्रियां थी। पूरे देश में जितनी फैक्ट्रियां हैं, उनका जब प्रतिशत निकाला गया, तो ये 1.5%, पूरे देश का सिर्फ 1.5% ही फैक्ट्रियां बिहार के अंदर है। और हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार के 10 साल, यानी 2011 से लेकर 2022 के बीच में यह आंकड़ा 1.5% से घट के 1.4% आ गया है। कहां से लोगों के पास रोजगार होगा? लोग क्यों नहीं बिहार छोड़ के बाहर जाएंगे? और जब वो बाहर जाते हैं तो बेचारे बंबई में जाते हैं, कहीं आसपास जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है भैया के नाम पे। अपने राज्य में रोजगार है नहीं, दूसरे राज्य में रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
और नीतीश और आपने वो तस्वीर देखी होगी जब कोविड हुआ था, तब कोविड के समय में कितनी बड़ी संख्या में बिहार से लोग दिल्ली से निकले थे, अलग-अलग राज्यों से, तो पैदल गए थे वो लोग। अगर उनके यहाँ अपने राज्य के अंदर अगर रोजगार मिल रहा होता तो क्यों बाहर जाएगा? क्या बंबई से कोई आदमी, महाराष्ट्र का कोई आदमी, कि तमिलनाडु का कोई आदमी बिहार आके रोजगार करता है, नौकरी मांगता है? नहीं मांगता। तो एक और आंकड़ा आपको दूंगा और उसके बाद आपको मैं इस कार्यक्रम खत्म करूंगा। बिहार में पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी कितनी है? 373.4 किलोवाट। 373.4 किलोवाट पर परिवार पर घंटा आप मान लीजिए। और राष्ट्रीय एवरेज कितना है पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी? 1221 किलोवाट। अखिल भारतीय पावर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी 1221 किलोवाट है और बिहार के अंदर यह आंकड़ा है 373.4। ये असली कारण है। तो आशुतोष जी ने जो मुद्दे थे बिहार में, जो मुद्दे आजकल चर्चा में हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, वो बताए। और बीजेपी और एनडीए किन मुद्दों को आगे लेके आना चाहता है, क्यों लेके आते हैं, इसका कारण भी बताया। उनके पास कुछ है नहीं जो वो मुद्दे अपने लेके आए, कुछ किया नहीं है नीतीश कुमार ने इतने सालों में, तो इसलिए वो पुराने जंगल राज के मुद्दों पर जाते हैं। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि चुनाव के नतीजे कैसे होंगे, चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.